सेंटर ऑफ मास के अंदर पहला पॉइंट है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है m1 m2 x1 y1 x2 y2 और आपको दो पॉइंट मासेस गिवन है और पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो ये फॉर्मूला m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2 और y कोऑर्डिनेट में सेम फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट पे लगेगा। पोजीशन वेक्टर में निकालना है तो m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये इसका पोजीशन वेक्टर भी हो गया। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? दो। तीसरा फॉर्मूला इसमें, इसकी डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, कहाँ से आया इसकी जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास में वो है शीट नंबर 6-7। देखो सेंटर ऑफ मास के अंदर पॉइंट, देखो जो तो पॉइंट मासेस है उनमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो तो फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा। किस्मत अच्छी है पॉइंट मासेस का क्वेश्चन भी आएगा। बहुत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जैसे थिन रॉड, मास डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज है, एरिया वाइज है और वॉल्यूम वाइज भी हो सकती है। जैसे मान लो आपके पास एक थिन रॉड है, थिन रॉड के केस में हम क्या करते हैं, मास की डेंसिटी लेते हैं जो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे जो रिंग है और थिन रॉड है उनके मासेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप क्या लेंगे, मास अपॉन लेंथ को क्या बोलते हैं इसमें, लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी। और ऐसे अगर कई बॉडीज हैं जिनमें मास एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास बाय एरिया, सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, दैट इज सरफेस डेंसिटी। हमने ये +2 में चार्ज में भी किया हुआ है, मासेस में भी ऐसे यूज होता है। और सॉलिड स्फीयर में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम वाइज, तो मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, उसकी डेंसिटी, जो नॉर्मल डेंसिटी रो हम यूज करते हैं। 3 डेंसिटीज हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक रॉड गिवन है और रॉड की डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी लैम्डा कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्वेश्चन में क्या है, आपको इसमें मास ऑफ द रॉड निकालना है। जैसे याद करो चार्ज ऑफ द रॉड निकालते थे, तो अगर आपको क्वेश्चन में लैम्डा कांस्टेंट है और आपको क्या गिवन है, मास निकालना है, लेंथ गिवन है, आप सिंपली कुछ ना करें, आप लैम्डा का फॉर्मूला यूज करें, मास बाय लेंथ, मास इज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ। लैम्डा की वैल्यू इस क्वेश्चन में 10 गिवन है और लेंथ इसमें 5 है, आंसर 50 kg, डन। कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लैम्डा वेरिएबल गिवन है, लैम्डा चेंज हो रहा है, जैसे एक्स के साथ लैम्डा चेंज हो रहा है, अगर एक्स बढ़ता जाएगा लैम्डा इंक्रीज होता जाएगा, तो मास राइट साइड पे लैम्डा बढ़ रहा है, तो मास की वैल्यू राइट साइड पे जाते जाते बढ़ रही है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5x, जो कि वेरिएबल है। तो उस केस में आप लैम्डा को x से मल्टीप्लाई करके, लेंथ से मल्टीप्लाई करके टोटल मास नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर मास अलग है, यहाँ पे मास अलग है, यहाँ पे मास अलग है, यहाँ पे मास अलग है। तो आपको एक छोटा एलिमेंट लेना है। तो मान लो छोटा एलिमेंट है dx, जहाँ पर मास क्या है dm, तो पहले छोटा मास आएगा, तो स्मॉल मास स्मॉल m, dm क्या होगा, लैम्डा इंटू dx। अब आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और फिर से इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 10 तक, जो भी उसकी लेंथ है, टोटल मास ऐसे आएगा। तो जिन क्वेश्चन में लैम्डा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर इंटीग्रेशन कैसे यूज करनी है समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर डिस्क है, डिस्क का सिग्मा कांस्टेंट है और आपको इसका एरिया पता है r से रेडियस है पाई r स्क्वायर, आपसे पूछा जा रहा है इसका मास क्या है, कुछ भी नहीं, विदाउट इंटीग्रेशन, सिग्मा इज इक्वल टू मास बाय एरिया, तो मास इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया, आंसर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि सिग्मा 2r है, r का मतलब है स्मॉल r के साथ साथ इसकी वैल्यू सिग्मा की बढ़ती जा रही है, मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब आपको इंटीग्रेशन ही यूज करनी पड़ेगी। तो ये डिस्क किसकी बनी हुई है, बहुत सारी रिंग की बनी हुई है। उनमें से कोई भी एक रिंग ले लें जिसका रेडियस छोटा r है और इसकी थिकनेस dr है। और मैंने शॉर्टकट हमेशा करवाया कि इसका जो शेडेड एरिया है, जो रिंग का ये काले रंग का एरिया देख रहे हो, इसका एक शॉर्टकट है सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस। तो रिंग का सर्कमफ्रेंस क्या है 2πr और थिकनेस कितनी है dr, तो 2πr इनटू dr। तो ये क्या आ गया, इसका स्मॉल एरिया आ गया। अब स्मॉल मास इस रिंग का कितना है dm, पहले मास रिंग का आएगा फिर इंटीग्रेट करके डिस्क का आएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू dm बाई da। तो सिग्मा की जगह पुट कर दें, यहाँ पर सिग्मा की जगह आपको गिवन है 2r और एरिया क्या है 2πr इनटू dr। तो टोटल रेडियस क्या है इसका 1 मीटर, तो यहाँ से 0 से लेके 1 तक इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास टोटल मास आ जाएगा।
तो आइडिया समझ में आ रहा है कि अगर लैम्डा और सिग्मा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंटीग्रेशन यूज ही नहीं करनी, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन यूज करनी है। आई होप +2 में ये बात जल्दी समझ में आती है, +1 वालों को समझानी मुश्किल है। ठीक, यहाँ से थोड़ा ऐसा कहते हैं कि मुश्किल लग रही है थोड़ी सी सेंटर ऑफ मास के बाद, ठीक, जबकि है कुछ नहीं। ठीक, और मैं तो शीट्स इस बार नहीं लिखी थी बिल्कुल, ये तो आपको मैंने इस टाइप की शीट आपके बुकलेट में है भी नहीं वैसे। ठीक है, ये बताने के लिए कि क्योंकि यहाँ इस चैप्टर के बाद ना कन्फ्यूजन होती है, कब इंटीग्रेशन करनी है कब नहीं करनी पता नहीं लगता लोगों को। जैसे इसमें क्या गिवन है, रो, अब रो क्या है, आर के साथ चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, तो आपको क्या करना है, ये जो सॉलिड स्फीयर है किसका बना हुआ है, शेल से, शेल से कोई भी एक शेल ले लो, शेल का वॉल्यूम कैलकुलेट करो, कुछ नहीं करना आपको, शेल का वॉल्यूम का शॉर्टकट है, एक शेल ले लो जिसका रेडियस छोटा आर है और थिकनेस डी आर है, तो इसका वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू थिकनेस, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस एरिया, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम, तो एरिया क्या है शेल का 4πr² और थिकनेस क्या है डी आर, मल्टीप्लाई करके स्मॉल वॉल्यूम आ गया। अब स्मॉल वॉल्यूम आ गया, इसको रो से मल्टीप्लाई करके स्मॉल मास आ गया, रो आपको क्वेश्चन में गिवन है इसमें 4r पुट कर दो, और dv की वैल्यू पता है 4πr² इंटू डी आर, इसे इंटीग्रेट करो और टोटल रेडियस क्या है 0 से लेके 1 तक, टोटल रेडियस 0 से 1 तक, मास की वैल्यू आएगी, आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, क्या लॉजिक है इसमें। तो अगर आपके लैम्डा सिग्मा और रो किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं गिवन, मेडिकल में थोड़ा सा कम पर आजकल ट्रेंड में है इंटीग्रेशन, तो ये ऐसा पेपर जो कह रहे हैं इंटीग्रेशन बेस्ड है वो ऐसा है। आप लोगों को मेडिकल में ये लैम्डा सिग्मा वेरिएबल देना शुरू किया है, पहले नहीं आता था, मेंस में तो नॉर्मल है ये। आप अभी खोल के देखेंगे सेंटर मास रोटेशन में देखेंगे डिस्क की प्रॉब्लम आ रखी है ऐसी, तो इसलिए बता रहा हूँ कि वन टाइम है, आपको समझ में आ रहा है कि मास कैसे आएगा। अब जैसे मान लो आपको पूछा जाता है सेंटर ऑफ मास निकाल लो, किसके लिए, एक देखो अगर तो रॉड में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फिर तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही मिलेगा, बात ही खत्म। और अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उस केस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी फिगर आ जाए उसमें एक्स सेंटर ऑफ मास ऐसे निकलेगा, ये फॉर्मूला नोट करने वाला है, ये बहुत यूज होगा नॉन मेडिकल में। तो अगर आपका मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये फॉर्मूला नोट कर लें, dmx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, और y कोऑर्डिनेट में इंटीग्रेशन ऑफ dm y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो कैसे ये चलेगा, ये उनमें चलेगा जिसमें मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइंट क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, पेपर में आएगा, बहुत आता है पेपर में रॉड की प्रॉब्लम, तो क्या कहेगा, वो कहेगा कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो kx²/L है, तो ये लैम्डा की वैल्यू है, इससे ये पता लग रहा है कि मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है। मैंने आपको क्या सिखाया अभी, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला ही एक है, क्योंकि आपकी रॉड एक्स एक्सिस में है तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, पर इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, स्मॉल मास। स्मॉल मास अभी मैंने आपको निकालना सिखाया कैसे, लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा आपको पता है इंटू डी एक्स, इस डीएम को उठाओ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में डाल दो, तो ये मैंने डाल दिया। यहां से कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, k/L कांस्टेंट, x को मत काटना इंटीग्रेशन में, k/L कट गया, x³ की इंटीग्रेशन x4/4, x² की x³ 3, यहां से l की वैल्यू पुट करके आपके पास क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। पर आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि देखो मेन बात क्या होती है, मेन बात है कि पहला रूल ये पता होना चाहिए कि अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये फॉर्मूला लगेगा। फिर दूसरा रूल ये पता होना चाहिए कि डीएम की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसलिए मैंने इस शीट से पहले आपको डीएम निकालना सिखाया। अब मुझे नहीं पता फिगर क्या आएगी, सबसे पहले आपको डीएम निकालना पड़ेगा, उस डीएम को डेंसिटी की फॉर्म में यहां पुट करके इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। तो ये एग्जांपल मैंने जैसे बताया, सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरियस फिगर्स, ये बहुत आता है मेंस और नीट पे, इसकी इंटीग्रेशंस बहुत लंबी हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा। कैसे, अगर आपके पास क्या गिवन है, एक सॉलिड हेमिस्फेयर, एक सॉलिड स्फेयर का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में मिलेगा। सॉलिड हेमिस्फेयर में उल्टा पड़ा हुआ है और ये सॉलिड अंदर से मटेरियल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है ग्राउंड से क्या होती है 3r/8, याद ही रखनी है। लिखवाया होगा आपने लास्ट टाइम, मैंने आपको एक शीट भी दी थी बुकलेट में, उसमें लिखा हुआ है ये फिगर। नेक्स्ट है आपको हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर का मिड पॉइंट में होता है r/2। नेक्स्ट फिगर है हाफ रिंग, रिंग है ये आधी, क्योंकि रिंग का तो सेंटर ऑफ मास पे सेंटर पे होता है,
आधी रिंग का कहाँ होता है, 2r/π पे होता है। नेक्स्ट है सॉलिड कोन, सॉलिड कोन का होता है h/4, बहुत आता है फ्रॉम बेस, तो वर्टेक्स से क्या होता है 3h/4। ऐसी है हॉलो कोन, जमीन से h/3 और टॉप से क्या होगा 2h/3। मैं शीट आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना प्रिंट निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से नोट कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट है सेंटर ऑफ हाफ डिस्क, आधी डिस्क मतलब ये मटेरियल है बीच में डिस्क का, सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या 4r/3π। बहुत बार मेंस में डायरेक्ट फॉर्मूले आ रखे हैं, इसको हर हालत में करके जाना है, नीट और में दोनों में आते हैं। इंटीग्रेशन वहां खोल नहीं जा सकती, इंटीग्रेशन बहुत बड़ी है इसकी यार, रिकमेंडेड भी नहीं है यार, इतना बड़ा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करोगे क्या करके उसमें, तो बहुत कभी कभी देखे गए हैं और फिगर्स यही देखी गई हैं, कोई नई फिगर नहीं आएगी, तो इसमें से प्लीज याद करके जाना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है, देखो मैं ये शीट सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसमें ऐसा करना है, एक एग्जांपल, क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्वेश्चन हम लाइव देखेंगे। मतलब ये शीट्स करने के बाद मेरे को लगता है कि सेंटर मास का पहला क्वेश्चन PYQ करना शुरू कर देना, कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ कवर्ड है इसमें। क्योंकि एक टाइप की प्रॉब्लम आएगी पॉइंट मास की, सबसे आसान M1 X1 M2 X2 की। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम आएगी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी करवाई मैंने रॉड वाली 2। तीसरे टाइप की प्रॉब्लम आएगी मास कटिंग, डिस्क में से डिस्क काट दी, सॉलिड से सॉलिड स्फीयर काट दिया, सेंटर मास की पोजीशन शिफ्टिंग बताओ। ये 3 किस्म की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखी गई हैं। तो तीसरी प्रॉब्लम समझ लो, सपोज एक ये फॉर्मूला नोट पहले इसमें समझना पड़ेगा, ये फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है सबसे फॉर्मूला ये चलता है ये वाला, कि अगर एक डिस्क में से हम डिस्क काट दें, जैसे आप इसे नोट भी कर लेना इसे, ये सबसे ज़्यादा चलता है। एक डिस्क में से डिस्क काट रहे हैं, मान लो ये डिस्क है, हमने कुछ भी नहीं काटा, इसका मास M1 है, इसका मास M1 है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे है। और ये मान लो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है तो x1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो x1 का मतलब इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। आपने क्या किया, इसमें से एक डिस्क को काट दिया, कट कर दिया और फेंक दिया। जो डिस्क काटी उसका मास कितना है M2। M1 का मतलब पूरा मास, M2 का मतलब कटा हुआ मास। इस कटे हुए मास का भी कोई सेंटर होगा, उसका x कोऑर्डिनेट सपोज कितना है x2। तो M1 टोटल मास, M2 कटा हुआ मास, x1 टोटल मास का सेंटर का कोऑर्डिनेट, x2 कटे हुए मास का सेंटर का कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। तो या फिर A1 माइनस A2। वैसे नॉर्मली मैं M यूज नहीं करता, मैं A यूज करता हूँ, एरिया निकालना ज़्यादा आसान होता है। तो ये फॉर्मूला बड़ा काम का, मैं ये यूज करूंगा, A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। ये फॉर्मूला नोट कर लें, ये सबसे काम क्या है, और एक फॉर्मूला मोर देन सफिशिएंट है ये वाला। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो अगर मास में से मास काटना है तो क्या आज के लेक्चर में यूज करेंगे फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। ये 3 किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, और इसके बाद हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं डिस्कस करना, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और इसको आज क्लोज करेंगे सेंटर ऑफ मास, क्योंकि रोटेशन मोशन पे लगा के फायदा टाइम। सेंटर ऑफ मास तो चलो मेंस वालों की किस्मत अच्छी है तो आ जाएगा, नहीं अच्छी तो रोटेशनल तो आएगा ही, ठीक है। नीट वालों में तो बहुत प्रोबेबिलिटी है, 45 क्वेश्चन की रेंज है तो आएगा। तो इसके अंदर जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, एक डिस्क है और डिस्क में से एक छोटी डिस्क को काट दिया और फेंक दिया। तो आपको बताना है कि जब ये नहीं काटा गया था, पूरा मास था, तो पूरे मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था और ये सेंटर पे था, और तुमने इसको काट दिया। अब ज़्यादातर मास कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना शिफ्ट हुआ ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पूरा एरिया कितना है बिना काटे, पाई A², क्योंकि रेडियस पूरी डिस्क का क्या है A। फिर कटा हुआ जो पोर्शन है इसका रेडियस कितना है A/2, तो A2 की वैल्यू क्या है, पाई इंटू A/2 का होल स्क्वायर। तो पाई इंटू A का स्क्वायर, पाई इंटू A/2 का होल स्क्वायर। तो एक पूरी डिस्क है और एक कटी हुई डिस्क है। फिर उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, अगर ये 0 है तो आधा कितना है A/2, तो A/2, 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2। तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू A/2, A1 की जगह पाई A², A2 की जगह पाई A² बाई 4 अपॉन A1 माइनस A2। जो आंसर आया फाइनल है।
पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? वो तो कोऑर्डिनेट अपने आप ही आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं क्या फिगर काटेगा वो, जो भी काटेगा उसका एरिया A1 A2 तो आपको आता ही होगा, बस फिगर देख के एरिया निकाल के आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ तक मोर देन सफिशिएंट है सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का काम अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये लो, यहां से करते हैं। आखिरी एक और पॉइंट है, मिस कर गया, कि अगर मान लो सेंटर ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, आखिरी ये भी क्वेश्चन आते हैं। चौथा क्वेश्चन इस पे आएगा कि अगर मान लो एक बॉम्ब रेस्ट पे है और वो फट जाता है, तो अगर बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है तो उस केस में इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट पे था तो फटने के बाद भी पार्टिकल हर तरफ इक्वल जाएंगे, ताकि सेंटर ऑफ मास बाद में भी किस पे रहेगा, एट रेस्ट रहेगा। और ऐसे प्रोजेक्टाइल अगर उड़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहे हैं, रास्ते में उसके चाहे 1000 टुकड़े हो जाएं और एक्चुअल में वहां कुछ भी ना जाए तो भी सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएंगे वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक रॉड है 2L और एक 3L लेंथ की रॉड है, एल शेप्ड है। पोजीशन ऑफ सेंटर मास ऑफ सिस्टम क्या होगी? क्या करें आप? पहले इस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट से। जैसे ये 2L है तो आधा डिस्टेंस क्या है, L, तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल लें मैथ से। फिर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, तो ये आएगा x1 y1, ये आएगा x2 y2। फिर एक सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे और y सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। तो x सेंटर ऑफ मास आ गया, y सेंटर ऑफ मास आ गया। कैसे? इसका मास भी निकलेगा। मान लो इस रॉड का मास जो क्वेश्चन में गिवन है, एक रॉड वैसे 5L है और इसमें मास तो कुछ भी मान लें, मास तो प्रोपोर्शनैलिटी में चलेगा, क्योंकि अगर 5m का मास जो है, 5L का मास अगर 5m है तो 2L का मास 2m मान लें और 3m का 3m मान लें, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी में मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो m1 2L आ गया, m2 3L आ गया, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर m1 x1 m2 x2 करके x और y कोऑर्डिनेट निकलेगा। फिर r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये देखो, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है इसका? इसके सेंटर पे। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर क्या है? इसके सेंटर पे। तो इसका सेंटर कहाँ पर है? L। इसका सेंटर कहाँ पर है? 3L/2 1.5L, ऐसे ही है। तो अब ये देखो, इसका मास अगर 2m है रॉड का और कहाँ पर है? एट अ डिस्टेंस ऑफ L, तो 2m इंटू L, L क्या है यहाँ पर 10, और इसका मास कितना है? 3m, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है ही नहीं, 0, ये तो y एक्सिस पे है। तो एक सेंटर ऑफ मास आ गया। ऐसी y सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, इसका y कोऑर्डिनेट है ही नहीं सेंटर ऑफ मास का, तो है ही x एक्सिस पे, और इसका y कोऑर्डिनेट 3m का कहाँ पर है? ये हाइट है। 3L का आधा कितना है? 1.5L, L की वैल्यू 10 है। तो आपके पास x एंड y सेंटर ऑफ मास आ गया। ये आइडिया समझ में आ रहा है कैसे?
और फिर इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे 4i कैप एंड 9j कैप। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे करना है, समझ में आ रहा है? लेंथ लेंथ हाफ, देखो लेंथ हाफ ऐसे नहीं, ये एक रॉड मान लो, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है। हाँ, तो इसलिए हाफ की, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अपने को इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो दो बॉडीज हैं, दोनों का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया, सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया। तो समझ में आ रहा है यहां तक कैसे सोचना है इसमें? ये लो,
क्या लगाया फॉर्मूला A1x1, एक सर्कुलर डिस्क है, बड़ी डिस्क का रेडियस 20 है और सेंटर ओरिजिन पे, तो x1 तो 0 हो गया। तो एक छोटा होल है 5 सेंटीमीटर का, इसको काट दिया, तो डिस्टेंस ऑफ रेजिडुअल बचा हुआ क्या है। अब देखो ना, जो टोटल रेडियस है बड़ी वाली का 20 है और छोटी का 5 है, तो ये सोचना पड़ेगा ना कि ये देखो कि अगर ये बड़ी वाली का 20 है रेडियस, r की वैल्यू 20 है, छोटे वाले का रेडियस कितना है 5 है, तो बड़े वाले का एरिया तो आ ही जाएगा पाई इंटू 20 स्क्वायर, छोटे वाले का एरिया पाई इंटू 5 का स्क्वायर। बड़े वाले का कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 है, सेंटर है, और छोटे वाले का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? छोटे वाले का कोऑर्डिनेट ये रहा। अब मुझे बताइए टोटल कितना है? ये टोटल 20 है, 20 में से रेडियस क्या है? ये 5 है, तो टोटल 20, ये टोटल 20 है, 20 में से 5 गया, तो हमने डिस्टेंसेस सारे यहाँ से लेने हैं, क्योंकि हम क्या मानते हैं इसे? सेंटर। तो सेंटर से ये दूरी क्या हो जाएगी? 15। तो इसलिए इसने क्या पुट किया? 15। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने लेना क्या है? आपको तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए x2, कहाँ से? यहाँ से। इसका खुद का कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट आपको मैथ्स लगा के निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पर यही डिफरेंस है, मतलब याद करके 5 ना पुट कर देना। कई लोग यहाँ याद करके 5 पुट कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक। जैसे ये रहा क्वेश्चन, ये तो सिग्मा चेंज कर रहा है x के साथ, तो पक्का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। सिग्मा डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है x के साथ। रेक्टेंगुलर प्लेट है विद साइड ऑफ द लेंथ ए एंड बी, तो ये ए और बी है। मास पर यूनिट एरिया, तो मास एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर मास की लोकेशन बतानी है, क्या होगी? तो एक बात तो पक्की है, करना तो यही पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इज कांस्टेंट अलोंग वाई एक्सिस। ये देखो सिग्मा सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? एक्स पे डिपेंडेंट है। वाई के लॉन्ग तो मास चेंज ही नहीं हो रहा, ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज नहीं हो रहा। वाई नहीं आ रहा ना बीच में, तो अगर वाई नहीं आ रहा तो और इसकी लेंथ क्या है? बी, तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे तो गारंटेड कहां पर होगा? b/2। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या आएगा? b/2 की फॉर्म में आंसर आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम इस केस में इसका एक एलिमेंट लेंगे, ऐसे में नहीं लेंगे, स्ट्रिप ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे। तो मान लो ये एलिमेंट आपने x डिस्टेंस पे लिया, जिसकी थिकनेस क्या है? dx है, इसकी लेंथ क्या है? b है, और ये dx है, तो एरिया क्या बनेगा? b इंटू dx। अब dA मैंने आपको निकालना, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। तो आपका मास कहां से कहां चेंज हो रहा है? यहां से यहां, तो लिमिट क्या लगेगी? 0 से a की लिमिट लगेगी। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था। dm होता क्या है? dm होता है सिग्मा इंटू एरिया। याद करो सिग्मा का मतलब क्या है? मास अपॉन एरिया। मास अपॉन एरिया को इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मास आएगा। ये एरिया सिग्मा की वैल्यू तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है, पुट कर दी। ये रखो, ये रही सिग्मा। dA की वैल्यू क्या है? b dx। ये क्या है? b, और ये क्या है? dx। तो एरिया क्या पुट करेंगे? b इंटू dx। ऐसे नीचे भी पुट करेंगे, dm की जगह सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा आपको क्वेश्चन में गिवन है, एरिया आपने क्या पुट कर लिया? b इंटू dx। x से x मत काटना, सिग्मा से सिग्मा काट दो, ab से ab काट दो, सब काट दो, लेकिन x की कोई टर्म नहीं कटेगी। इसे ऊपर और नीचे अलग अलग इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। इंटीग्रेशन आप लोगों को बेसिक आती है कि कैसे करनी है।
बट समझ में आ रहा है? देखो जानबूझ के 2025 में फिगर ही चेंज कर दी। लोग याद करके जा रहे हैं डिस्क, याद करके जा रहे हैं स्फेयर। मैंने भी शीट बना दी डिस्क और स्फेयर की, वो कहता फिगर ही चेंज कर देंगे लोग, कर लो फिगर। पता नहीं, पर आ रहा है इंटीग्रेशन बेस्ड चीजें आ रही हैं। इस साल का पेपर खोल के देखोगे, सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन बेस्ड आया होगा, शेल शुल आए हुए हैं इसमें, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डालनी शुरू कर दिया उन्होंने। बट आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है? जैसे ये क्वेश्चन है, दो बॉडीज हैं 1 and 3 kg एंड हैविंग पोजीशन वेक्टर्स गिवन है रिस्पेक्टिवली, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर व्हाट। तो पहले एक काम करो, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो पोजीशन वेक्टर। कैसे निकलेगा? m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2, एक वेक्टर आएगा। वो वेक्टर कह रहे किसके साथ मैच करता है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो पहले तो m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर के पोजीशन ये निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? i के कोफिशिएंट j का और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या आ गया? पोजीशन वेक्टर, जिसका आंसर चारों ऑप्शन में √6 आ रहा है। करके देखो, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यही आ रहा है 6 आंसर। तो जिसका मैग्नीट्यूड इन चारों में से तुम्हारे पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मैच कर रहा है, वही आपका आंसर है। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट ये कर लो, अभी किया हमने वैसे ही वाला सेम कटिंग वाला फिर क्वेश्चन है। a1 x1 माइनस a2 x2 बाई a1 माइनस a2 वाला सेम क्वेश्चन है। फाइव ए बाई सिक्स, अच्छा ठीक है। हमने अभी अभी वो क्वेश्चन किया जो मैंने सॉल्व क्वेश्चन करवाया था ना अभी अपनी शीट में से, वो यही तो था जिसका आंसर a बाई 6 था। तो ये आंसर a बाई 6 ही तो था, सेम सेम क्वेश्चन डाला उसने। आप पहले पूरे डिस्क का एरिया निकाल लें, फिर अब इसका एरिया निकाल लें। आपके पास a1 आ गया, a2 आ गया, आपके पास x1 0 है, x2 की वैल्यू भी पता है a बाई 2 है। तो यहाँ से सॉल्व कर लें, सॉल्व करें m1 x1 m2 x2, मास की जगह a लगा लें, ये मत करें a1 x1 माइनस a2 x2 बाई a1 माइनस a2 करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। और आंसर क्या आ रहा है, कितना आ रहा है सॉल्व करके? इसमें a बाई 6 आ रहा है, नहीं इससे a बाई 6 आ रहा है इससे। तो आपका आंसर यहाँ से a बाई 6 आएगा। पर आपको अपना आंसर कहाँ से निकालना है? o से। जानबूझ के कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया, तो a प्लस a बाई 6, 5a बाई 6 मार्क कर लेना। समझ में आ रहा है? आधा क्वेश्चन तो वही है, पर उसने डिस्टेंस सेंटर से मांगा नहीं, उसने o से मांग लिया। तो a1 x1 a2 x2 माइनस a बाई 6 सबका आ गया, पहले ये देख लो a बाई 6 आ गया, तो बस फिर a को ऐड कर देना है। ठीक, सेम क्वेश्चन है। नहीं, उसने कहा ना o से लेना है, या फिर इसको ओरिजिन मान लो, फिर ऐसे कर लो a1 सारा डिस्टेंस यहाँ से लो, फिर इसी में डिस्टेंस ऐड करो x2 में। जरूरत क्या है, सेंटर में आदत पड़ी हुई है सेंटर से लेने दो, ठीक है।
बी है, आसान है। तो ये तो आप इसको ओरिजिन मान लो कोने को एक को, तो ये 0,0 हो गया, इसका एक्स एक्सेस है तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 3,0 हो गया, इसका 0,4 हो गया, m1 m2 m3 x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर लेना, m1 x1 m2 x2 वाला 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सिंपल है, पॉइंट मासेस के क्वेश्चन है तो और सिंपल है। तो ठीक है, नेक्स्ट। रॉड जिसकी लेंथ एल है, अब उसमें क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, लीनियर मास डेंसिटी। कंफ्यूज करने के लिए, लीनियर मास डेंसिटी यानी कि मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियर मास डेंसिटी नॉर्मली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जानबूझ के सिंबल चेंज कर दिया रो ताकि लोगों को लगे कि वॉल्यूम वाइज है, अपने मन में इसको लैम्डा ही रखना, तो बेसिकली लैम्डा ही है। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है, कर लेना, तो कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला तो पता ही यही लगेगा। रॉड वाली प्रॉब्लम आज मैंने बताई दी थी कि यही तरीका और कोई तरीका ही नहीं है। तो क्या करेंगे आप, इसमें डीएम की जगह क्या पुट करेंगे, डीएम इज जो भी डेंसिटी है उसको डीएक्स से मल्टीप्लाई, है ना, लैम्डा इंटू डीएक्स या रो इंटू डीएक्स, ऊपर भी और नीचे भी, ये देखो रो इंटू डीएक्स, रो इंटू डीएक्स। तो ऊपर की इंटीग्रेशन अलग है, नीचे की अलग है, 0 से एल, बाकी खेल इंटीग्रेशन का है। मेडिकल में आई डाउट इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मिलता जुलता आएगा छोटा, मैंने आपको बता दिया। इंटीग्रेशन बेस तो आप कर ही लेंगे इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को सोच रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, इसके अंदर ये कोऑर्डिनेट तो गिवन ही है, आप इस फिगर को दो हिस्सों में बांट लें, पहला ये वाला हिस्सा, दूसरा ये वाला हिस्सा। तो इसके अंदर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, प्लेट है, तो सबसे पहले सेंटर मास एग्जैक्टली इसके सेंटर पे होगा, और फिर आप इस बॉडी को कंसिडर करें, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा। तो लगाए मैथ्स और इन दोनों का x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट निकालने पहले। तो फिर m1 x1 m2 x2 करके आंसर आएगा। मास आपको गिवन है कि एक थिन प्लेट है जिसका मास 4 kg है। मास का भी देखते हैं कैसे करना है, आप पहले कोऑर्डिनेट निकाल लें फिर आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको ये देख लेते हैं। जो एरिया है, देखो जो ये शीट है, शीट का जो एरिया होता है, जो मास है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और
ठीक है, इसको ऐसे कंसिडर कर लें। फिर इस फिगर को ना दो हिस्सों में बांट लें, एक ये वाला और एक ये वाला। ये पहला हिस्सा है। एक दो बार मास ले नहीं सकते ना, एक ही बार लेना पड़ेगा। ऐसे ले ले, चाहे उल्टा भी कर सकते हैं, ये लेना ऐसे कर लें, जैसे मर्जी कर लें। हाँ हाँ, कर तो कैसे भी सकते हैं। मैं कहता हूँ ज़्यादा ठीक नहीं है, दो में कर लो बस, क्यों चार करना। ये देखो इसका क्या है, देखता हूँ ये कितना है, हाइट क्या है, ये हाइट क्या है 2, ये 3 है ना, ये 2 और ये क्या है 1, तो इसका एरिया क्या है 2। ऐसे ये 2 है, ये 1 है और ये 2, इसका एरिया भी क्या है 2। दोनों का एरिया बराबर कर दिया, आसान हो गया उल्टा। तो आप इमेजिन कर लें सिग्मा इस पूरी शीट का कांस्टेंट है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, मास बाय एरिया। तो अगर मैं बोलूं इसका मास क्या है, फर्स्ट इसका शीट का मास क्या है, आप बोलेंगे सिग्मा इनटू एरिया। इसका मास क्या है, इसका मास क्या है m2, आप फिर बोलेंगे सिग्मा इनटू एरिया। तो मास यानी कि दोनों का सेम है। तो mm ही ले लेते, निकालने की जरूरत क्या थी, फिर तो mm कट ही जाएगा उसमें। तो चलो फिर भी मास आ गया। कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। इसका नीचे वाली फिगर देख रहे हो, ये जो फिगर मैं शेड कर रहा हूं ये वाली, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे। तो अगर ये हाइट 3 है, ये हाइट 2 है, तो ये हाइट कितनी है 1 है। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है। x कोऑर्डिनेट ये 1 है, 1 का आधा कितना है 1/2 हो गया, 1/2 है, 1/2 पुट किया 1/2 है। समझ में आ रहा है यहां तक। देखो ना, अगर आप इसे ओरिजिन मान रहे हो तो ये 1 है, और 1 के बिल्कुल आधा, आधा कितना हुआ 1/2। तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा, इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा सेंटर वाले का, वो क्या बनेगा 1/2 कॉमा ये 2 है, 2 का आधा क्या है 1 है। ये रहा इसका कोऑर्डिनेट। ऐसे फिर इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट में कितना है, ये y कोऑर्डिनेट कितना है 2, और ये कितना है 1, 1 का आधा कितना हुआ 2.5। तो इसका y कोऑर्डिनेट तो मेरे हिसाब से 2.5 आना चाहिए, राइट, ऐसे किया। और x कोऑर्डिनेट क्या निकला इसका 1, ये 1 है, बिल्कुल यही भी इसके ऊपर है। तो ठीक है यार, फिर x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया, m1 आ गया, m2 आ गया। इसको जरा ट्राई करो, आंसर सी है इसका। तो सी है, ये देखो ना, इसमें सारी खुद करना है इसे, इसके सोल्यूशन का चेक करना। लॉजिक क्लियर है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स निकालने आने चाहिए। मास मैंने आपको निकालना सिखा दिया, सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई करके मास आ गया, फिर m1 x1 m2 x2 से आपका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन है जिसमें एक स्फेरिकल कैविटी है, स्फेयर के अंदर कटिंग की हुई है, स्फेरिकल कैविटी है ऑफ रेडियस 1 इज कट आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ रेडियस r। तो r रेडियस में से 1 को काट के फेंक दिया। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग स्फेयर इज एट g। तो पहले सेंटर ऑफ मास यहां पर था, अब यहां पर शिफ्ट हो गया। तो क्या रिलेशन करेक्ट है, ये क्वेश्चन है। ठीक, ये तरीका तो वही है A1 x1 वाला।
तरीका थोड़ा सा बस थोड़ा उसमें कैलकुलेशन के अंदर प्रॉपर सॉल्व नहीं किया, ऐसे फंसा दिया बीच में। तो इसके अंदर ये चेक करते हैं, ये आंसर है इसका, ये आंसर है इस फॉर्म में आएगा। तो इसके अंदर ये चेक करते हैं, सबसे पहले ये पूरी बॉडी है ना, इस बॉडी के अंदर ये सेंटर ऑफ मास था पूरी बॉडी का, जब सारा मास था। कटे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास O है, क्योंकि वाइट पोर्शन का सेंटर ऑफ मास O है। तो अगर आपको क्वेश्चन में C से लेके ये डिस्टेंस R गिवन है, ये R गिवन है, और वाइट पोर्शन का रेडियस तुम्हें 1 गिवन है, तो R में से 1 माइनस करके क्या आएगा, R माइनस 1। तो आपको ये डिस्टेंस पता लग गया R माइनस 1, पॉइंट नंबर 1। फिर उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस वो कितना है, ये 1 है, और ये डिस्टेंस कितना है, R माइनस 1 है। तो फिर बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, 1 में से माइनस करो R माइनस 1, तो 1 माइनस R के बाद क्या आएगा, प्लस 1, यानी कि आंसर क्या आएगा, 2 माइनस R। तो चेक कर लो, ये सेंटर है, ये इस वाइट का सेंटर है। जब ये वाइट वाला उठा के फेंक दिया तो सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब C एक पॉइंट है, O एक पॉइंट है, G एक पॉइंट है। तो ऐसा हुआ। तो इसके अंदर जो C है उसका कोऑर्डिनेट 0,0 मान रखा है। C और O के बीच में डिस्टेंस R माइनस 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट R माइनस 1,0 हो जाएगा। इसका डिस्टेंस 2 माइनस R है, तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस 2 माइनस R, 0 हो जाएगा। ऐसे ये ऐसे हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से ये ऐसे चलेगा। अब देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि ये स्फेयर है। टोटल मास स्फेयर का जब कुछ भी नहीं काटा था, वो सेंटर ऑफ मास C पे पड़ा हुआ था, M मास पड़ा हुआ था इसमें। वाइट वाले पोर्शन का रेडियस 1 है, और मान लो इस पूरे में रो वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मास क्या बनेगा, वाइट वाले पोर्शन का मास क्या बनेगा, रो को वाइट वाले पोर्शन से क्या कर दें, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। ये क्या आ गया, इसका मास आ गया, इसका मास आ गया। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो व्हाइट वाले पोर्शन के वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई किया तो इसका मास आ गया, और व्हाइट वाले पोर्शन का मास कहां पर है, O पे। टोटल मास कितना है, M है। फिर ये क्या चीज है, ये बचा हुआ पोर्शन है। बचे हुए पोर्शन का रेडियस कितना है, बचा हुआ पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा, बचे हुए पोर्शन का वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है, ये रहा। इसको कटे हुए पोर्शन के वॉल्यूम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, और रो से मल्टीप्लाई। तो ये कटा हुआ पोर्शन और ये बचा हुआ पोर्शन। अब आपको क्या पता लग गया, आपको ये पता लग गया कि ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मास और इसका मास अगर मैं मिला दूं तो टोटल मास M बन जाएगा, और वो यहां पे बह जाएगा। तो सोचो, आपको M1 पता है, आपको M2 पता है, आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, एग्जैक्टली यहीं पे लाई करेगा। तो आपको x1 पता है, आपको इसमें y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है। ये रहा x1 y1, x2 y2। x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास भी पता है, तो x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा लें, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। x सेंटर ऑफ मास 0 है, m1 ये लो रो इंटू 4/3 पाई इंटू 1 का क्यूब मास इंटू कोऑर्डिनेट कितना है, r माइनस 1, कोऑर्डिनेट है r माइनस 1, ये लो। फिर नेक्स्ट ये रहा m2 कितना है, 4/3 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई इंटू 1 का क्यूब, और कोऑर्डिनेट कितना है, नेगेटिव में r माइनस 2। डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो 0 से कट ही जाएगा। तो एक और शॉर्टकट है इसका, इतना लंबा नहीं करना चाहते ऐसा कर लें, m1 इंटू x1 इज m2 इंटू x2 अलाउड है। अगर सेंटर ऑफ मास, मान लो मेरा मास m1 है, इसका m2 है, और ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, मेरा डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से x1 है, इसका x2 है, तो m1 इंटू x1 इज इक्वल टू m2 इंटू x2 अलाउड है। सिंपल कर दो, तो m1 इंटू x1, m2 इंटू x2 इक्वेट करो, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ये देखो m1 इंटू x1, m2 इंटू x2 डन, एक स्टेप में आ गया आंसर। पर मासेस तो फिर भी निकालने पड़ेंगे।
तो m1 इंटू एक्स-1 m2 इंटू एक्स-2 को इक्वेट कर दो, बस फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके आर क्यूब माइनस 1 दिखेगा, जिसको क्यूब के फॉर्मूले में एडजस्ट करो, मेडिकल में नहीं आएगा, क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर, और फिर इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट नॉन मेडिकल वालों को समझ में आ रहा है। तो पहले आपको इंडिविजुअल मासेस निकालने हैं, आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो a1 वाला, a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी, बट ये ज़्यादा बेटर लग रहा है कि इसमें m1 x1 m2 x2 करोगे तो भी आंसर सही बैठेगा। इसमें पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ज़्यादा डाल रखा है, जैसे पॉइंट मासेस आएंगे m1 x1 m2 x2, ये लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आर वेक्टर, तो इसमें क्या आंसर है? ए। तो देखो आपको एक रॉड ये गिवन है, आपको एक रॉड ये गिवन है, आपको एक रॉड ये गिवन है, आप पहले इसका सेंटर निकाल लें, सेंटर निकाल के x1 y1 कोऑर्डिनेट निकाल लें, इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर होगा x1 i कैप y1 j कैप। फिर इसका सेकेंड रॉड ये है, आप इसका सेंटर निकाल लें, तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल लें x1 एंड y1, तो r2 वेक्टर आएगा x2 i कैप y2 j कैप। फिर अब ये निकाल लें, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये आएगा x1 i कैप y1 j कैप, इस तरीके से। ये देखो, तो पहले आप r1 वेक्टर निकाल लें, r2 वेक्टर निकाल लें, r ऑफ 3 वेक्टर निकाल लें, ठीक। तो r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, फिर फॉर्मूला लगाएं m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, m3 r3 वेक्टर, m1 m2 एंड m3। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये r1 वेक्टर क्या गिवन है, ये एक रॉड गिवन है, ये एक रॉड गिवन है, इस रॉड की लेंथ क्या है 12, यहां से 12 है, यहां से l है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x एक्सिस क्या है इसका l, y एक्सिस भी क्या है इसका l, तो r1 वेक्टर क्या बनेगा l i कैप प्लस l j कैप, l कॉमन आ गया, i कैप प्लस j कैप, x कैप y कैप एक ही बात है। फिर ऐसे इसका कोऑर्डिनेट ले लें सेंटर, ये पता नहीं ऐसा क्यों बनाया है यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये l है तो आधा कितना है l/2, तो y एक्सिस क्या है l/2 और x एक्सिस कितना है 2l, तो 2l इंटू आई कैप, तो 2l इंटू आई कैप l/2 इंटू j कैप। और r3 वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा, इसका y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, x कोऑर्डिनेट है, ये लेंथ कितनी है 2l, 2l में आधा ऐड करो 2.5l आई कैप, तो बस पुट कर लेना। अब आपको मास भी निकालना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये भी है, जैसे मान लो l लेंथ की रॉड है, l लेंथ की रॉड का मास अगर m है तो इसका मास 2m है, इसका मास m है, और ये लेंथ l है तो इसका मास भी m है, तो अगर लेंथ l है तो मास m है, 2l है तो 2m है, 3l है तो 3m है, ऐसे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? तो इस तरीके से मासेस निकालने पड़ेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे, और फिर आपके पास आंसर आएगा। कहां पे? अच्छा, मोटी नहीं है रोड, लेंथ वाइज है।
करते हैं, इसका आंसर सी है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, प्रोजेक्टाइल जिसका मास m है इज फायर्ड सो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 किलोमीटर। तो ये आपका एक प्रोजेक्टाइल है, इसको फायर किया और इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, 4 किलोमीटर। ये आपको रेंज गिवन है इसकी। इसका मतलब एट द हाईएस्ट पॉइंट गिरा, द प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स, m/4 और 3m/4 में ये टूट गया। एंड द हेवियर पार्ट स्टार्ट फॉलिंग डाउन वर्टिकली, तो हेवियर वाला पार्ट जो है यानी कि 3m/4 वो तो सीधा नीचे गिर गया, और बचा हुआ पार्ट क्या है, m/4 वो ऑब्वियसली कहीं यहाँ कहीं आया होगा। रीज़न क्योंकि अगर वो ना फटता या फटता, सेंटर ऑफ मास ने तो पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करना ही था। इसलिए अगर एक टुकड़ा नीचे गिरा तो एक थोड़ा आगे गिरा होगा, ताकि सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में गिरे, तो एक टुकड़े को आगे गिरना ही पड़ेगा। तो आपका जो आंसर है वो कम से कम 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर तो हर हालत में हो ही नहीं सकता, आंसर 4 के बाहर ही जाएगा। तो दो आंसर तो आपको वैसे ही गए। ठीक है, तो आप इसमें करना क्या है, आप मान लें ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और आपको इसमें क्या करना है, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है लाइटर वाली की क्या है। तो आप इसमें ऐसे करें, रेंज आपको पता है जो r है वो x एक्सिस का डिस्टेंस है, तो एक टुकड़ा m1 है और मान लो वो x एक्सिस से x1 पे आके गिरा, एक टुकड़ा m2 है और मान लो वो x2 पे आके गिरा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो रेंज कितनी है, 4 है। एक टुकड़ा कितना है, 3m/4 है, वो कहाँ पे आके गिरा, सीधा नीचे। नीचे का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलो कितना है, r/2। सेकेंड डिस्टेंस सेकेंड मास क्या है, m/4, वो कहाँ पे आके गिरा, इनटू x2 पे आके गिरा। टोटल मास कितना है दोनों को मिला के m, सॉल्व कर लो, x2 आ गया। कुछ करना ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट तो पता ही है, सेंटर ऑफ मास को तो r पे ही गिरना है, क्योंकि वो फटे या ना फटे बॉम्ब उसको तो r पे ही गिरना है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो r ही है। तो m1 आपको मालूम है, m2 आपको मालूम है, x1 का मतलब ये नीचे गिरेगा तो आधा डिस्टेंस r/2 है। हमें ज़मीन के डिस्टेंस में कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो जब भी प्रोजेक्टाइल फटेगा तो कैसे आंसर कैलकुलेट करना है समझ में आ रहा है। सब कुछ x एक्सिस में किया, तो m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। एक शॉर्टकट है, बता देता हूँ इस शॉर्टकट के बारे में। अगर आपके पास देखो दो शॉर्टकट हैं, अगर आपके पास कोई मास m1 है और ये मास m2 है और ये इनका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी x1 है, इसकी दूरी x2 है, तो आप शॉर्टकट लगा सकते हैं m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, ये अलाउड है, सही है। दूसरा शॉर्टकट है, अगर आपके पास एक मास m1 है, एक मास m2 है, ये सेंटर ऑफ मास है, अगर आप इसको आगे लेके आ रहे हैं बाय डिस्टेंस ऑफ d1 और इसे आगे लेके आ रहे हैं बाय डिस्टेंस ऑफ d2 ताकि सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो, तो ये भी शॉर्टकट ट्रू है, m1 d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2, ये भी एप्लीकेबल है। और ये क्वेश्चन वही है, m1 d1 इज m2 d2। अगर एक पार्टिकल d1 डिस्टेंस पास आया तो बोलो दूसरा कितना पास आया, ताकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो। तो आंसर है m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है। ठीक है, ठीक है।